हवा में उड़ते लड़ाकू विमान, गरजते इंजन और आकाश में बिखरती शक्ति। वास्तव में अब भारत की वायुसेना ने दुनिया के आसमान में अपना लोहा मनवाया है। ये वही क्षण है जब भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने आ गई है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी रणनीति की जीत है। दरअसल वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA की ताज़ा रैंकिंग सामने आई है। भारत इसमें चीन को पछाड़ दिया है और तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर रूस है। उसके बाद अब भारत की वायुसेना का नाम आ गया है। ये उपलब्धि सिर्फ विमानों की संख्या के आधार पर नहीं मिली है, ये भी आपको स्पष्ट कर दें, बल्कि मारक क्षमता, तकनीकी श्रेष्ठता और प्रशिक्षण, युद्ध के दौरान तेज प्रतिक्रिया देने की क्षमता के आधार पर यह रैंकिंग तय की जाती है। सब कुछ इसमें समाहित होता है। वास्तव में WDMMA हर साल दुनिया भर के देशों की एयरफोर्स ताकत का विश्लेषण करता है। इसमें यह देखा जाता है कि किस वायुसेना के पास कितने लड़ाकू विमान हैं, उनके पास किस स्तर की रक्षा क्षमता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट उनका कैसा है, पायलटों की ट्रेनिंग कितनी उन्नत है और तकनीकी उपकरण कितने आधुनिक हैं। यही कारण है कि भारत ने सिर्फ मशीनों पर नहीं, बल्कि पायलटों की प्रशिक्षण क्षमता और संयुक्त सैन्य संचालन पर भी विशेष ध्यान दिया है। चीन भले ही अपनी एयरफोर्स फ्लीट को अपग्रेड करने और अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने में अरबों डॉलर खर्च कर रहा हो, लेकिन भारतीय वायुसेना की ताकत का असली आधार है तेज प्रतिक्रिया देने की क्षमता और सटीक हवाई हमले करने की शक्ति। दरअसल भारत की तीनों सेनाओं के बीच मजबूत तालमेल भी युद्ध की परिस्थितियों में निर्णायक भूमिका निभाता है। रूस के पास अधिक विमान होने के बावजूद यूक्रेन में वो वायु नियंत्रण कायम नहीं कर पाया। इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि संख्या से ज्यादा रणनीति और ट्रेनिंग मायने रखती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इस समय चीन निर्मित हथियारों पर डिपेंड है या निर्भर है। तकनीक और प्रशिक्षण के मामले में भारत उनसे काफी आगे है। इस रैंकिंग में चौथे नंबर पर चीन की एयरफोर्स है और पांचवें पायदान पर जापान की वायुसेना है। इस रैंकिंग के अनुसार अब इजराइल को इसमें छठा स्थान मिला है, जबकि सातवें और आठवें नंबर पर फ्रांस और ब्रिटेन की वायुसेना है। पाकिस्तान की बात भी जरूरी, क्योंकि पाकिस्तान 18वें नंबर पर है, सऊदी अरब 70वें नंबर पर है। WDMMA की इस सूची में कुल 103 देशों की एयरफोर्स का आकलन किया गया है, मतलब विश्लेषण हुआ है प्रॉपर। 129 हवाई सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। इससे स्पष्ट है कि भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमताओं और रणनीतिक सामर्थ्य का नया मापदंड स्थापित किया है। वास्तव में यह रैंकिंग केवल गर्व का विषय नहीं है, बल्कि भविष्य की तैयारी, तकनीकी श्रेष्ठता और युद्ध के समय सामरिक कुशलता का प्रमाण भी है। भारतीय वायुसेना की यह उपलब्धि यह दर्शाती है कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ट्रेनिंग, रणनीति, स्किल, तत्परता, ये सब कुछ मायने रखता है। दरअसल भारत की वायुसेना की ताकत में तेजी से वृद्धि हो रही है। यह न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की सशक्त स्थिति को भी उजागर करती है। यही कारण है कि दुनिया भर के तमाम विश्लेषक अब भारतीय वायुसेना की ताकत और उसकी क्षमताओं की गंभीरता से समीक्षा कर रहे हैं। वास्तव में भारतीय वायुसेना ने यह साबित किया है, सिद्ध किया है कि तकनीक, प्रशिक्षण, सामरिक निर्णय के सामंजस्य से किसी भी चुनौती से पार पाया जा सकता है, सामना हो सकता है। यह सफलता हमारे सैनिकों की मेहनत, पायलटों की निष्ठा और देशभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अंततः भारत ने न केवल विमान संख्या में ही, बल्कि पूरी वायुसेना की मारक क्षमता, तत्परता, युद्ध रणनीति में विश्व में शीर्ष पर पहुंचकर ये संदेश दिया है कि अब भारत का आकाश कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत और वायुसेना बनना हम सब के लिए गर्व की बात है। धमाकों की गूंज, आसमान में तेज रफ्तार और विमानों की सिरहन और सीमाओं पर बढ़ते तनाव की कहानी। वास्तव में अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात एक बार फिर से गर्म हो गए हैं, लेकिन इस बार इसमें भारत का नाम घसीटा जा रहा है पाकिस्तानियों के द्वारा। शहबाज शरीफ ने बिना किसी ठोस आधार के आरोप लगा दिया है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान पर हमला भारत के इशारे पर कर रहा है।
ये बयान केवल आरोप नहीं है बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में एक नया संकट पैदा करने जैसा है। दरअसल अफगानिस्तान के साथ हाल के खूनी टकराव में पाकिस्तान ने अपने दर्जनों सैनिक खो दिए हैं। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। इन नुकसानों के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इंडिया वाला एंगल चालू कर दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमले तब हुए जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत में थे। इस बेतुके आरोप ने पाकिस्तान की बौखलाहट और रणनीति की कमजोरी को उजागर कर दिया है। देखिए, वास्तव में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब खुले तौर पर 2 फ्रंट वॉर की तैयारी की बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत फिर से जंग छेड़ सकता है और पाकिस्तान इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। चैलेंज भी करते नजर आए। उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान एक साथ अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ युद्ध की रणनीति बना रहा है। मतलब हम 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ेंगे। ये टिप्पणी सीमा पर पाकिस्तान और अफगान सेनाओं के बीच भीषण झड़पों को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों में कायराना हमले किए। उसमें काबुल पर हुआ हमला, पख्तिका पर हुआ हमला, खोस्त, नांगरहर, कंधार और हेलमंद प्रांतों में लगभग 20 से अधिक स्थानों पर इन्होंने एकाएक हमले कर दिए। इन हवाई हमलों में 12 से अधिक नागरिकों की मौत हुई, 100 से अधिक लोग घायल हुए अफगानिस्तानी। साथ ही 15 से 20 तालिबानी लड़ाकों की भी जान गई। कंधार के स्पिन बोल्डक में पाकिस्तान द्वारा ढाया गया फ्रेंडशिप गेट भी इस हिंसा का प्रतीक है। वास्तव में इस संघर्ष ने अफगान और पाकिस्तानी नागरिकों की जिंदगी को प्रभावित किया है। घर टूटे, स्कूल और अन्य नागरिक संरचनाएं जो हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। अभी भले ही 48 घंटे के विराम लागू हो, लेकिन तनाव बराबर है। शहबाज शरीफ ने चुनौती भरे अंदाज में कहा है कि अगर ये सीज फायर केवल समय काटने के लिए, समय खरीदने के लिए किया गया है तो इसे स्वीकार हम नहीं करेंगे। दरअसल इस युद्ध में पाकिस्तान ने भारत को घसीटकर अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश पुनः की है। पाकिस्तान के कई संगठनों ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नेता मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों की निंदा करते हुए नागरिकों पर हमलों को युद्ध अपराध कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तानी सेना बार बार निर्दोष लोगों पर हमले करके अपनी असफलताओं को छिपाया है। पूर्व अफगान राजनयिक अजीज मराज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को निशाना बनाकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। इससे किसी को भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। वास्तव में यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि पर गंभीर प्रभाव डालती है। वास्तव में यह संकट भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए भविष्य में और भी गंभीर परिणाम लेकर आ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि क्षेत्रीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, बौखलाहट किस तरह से जंग को और भड़काता है। पाकिस्तान की रणनीति, चाहे वो इंडिया वाला एंगल हो या 2 फ्रंट वॉर की तैयारी की बात, अब विश्व के सामने चुनौतीपूर्ण स्थिति प्रस्तुत कर रहा है। 48 घंटे के युद्धविराम के बावजूद तनाव और असुरक्षा की स्थिति कायम है। बयानों से अंदाजा लग रहा है। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बयान ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान अभी भी अपनी नाकामियों को कवर करने के लिए भारत का नाम घसीटता है। ये पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का संकेत है और वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दक्षिण अमेरिका में हाहाकार, युवा क्रांति और सत्ता के गलियारों में हलचल। वास्तव में पेरू की गलियों में जनजी ने एक बार फिर से ताकतवर प्रदर्शन कर दिया। गुरुवार को हुए इस विरोध प्रदर्शन में एक युवा की जान चली गई, 100 से अधिक लोग घायल हुए, 100 अलग 80 पुलिसकर्मी हैं और 10 पत्रकार शामिल हैं। यह घटना पेरू में सत्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ते तनाव की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। यह विरोध प्रदर्शन केवल युवाओं की पेंशन और आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं है। हजारों युवा यानी जनजी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में राष्ट्रपति जो जेरी ने उनसे दरअसल इस्तीफा मांगा गया, राष्ट्रपति से, जो जेरी से, जिन्होंने मात्र 7 दिन पहले सत्ता संभाली थी। जेरी 10 अक्टूबर को राष्ट्रपति बने थे, जब संसद ने पूर्व राष्ट्रपति दीना
बोलुआर्ते को हटाया था। ये बदलाव पिछले 5 वर्षों में पेरू के छठे राष्ट्रपति को लेकर हुआ। राष्ट्रपति जेरी ने अपने बयान में कहा कि मेरा दायित्व देश में स्थिरता बनाए रखना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, प्रतिबद्धता है। उन्होंने स्पष्ट किया, संसद में अपराध पर नियंत्रण के लिए विशेष अधिकार मांगे हैं, लेकिन युवा प्रदर्शनकारी और जनजी अब भ्रष्टाचार और असुरक्षा के खिलाफ खुले तौर पर सड़कों पर उतर चुके हैं। वास्तव में इस विरोध प्रदर्शन में 32 साल के रैपर और प्रदर्शनकारी एडुआर्डो रुइज को गोली लगने से उनकी मौत हुई। वायरल वीडियो फोटोज में दिखा कि भीड़ से भागते एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसे गवाहों ने पुलिसकर्मी बताया। अब प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जेरी बलात्कारी है जैसे नारे लगाए, भीड़ ने आगजनी की और पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियां दागी। स्पट उमक कोरोनल के अनुसार पेंशन की मांग में शुरू से हुआ आंदोलन और भ्रष्टाचार और सुरक्षा के खिलाफ जनता की नाराजगी की एक तस्वीर है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि विरोध करना अधिकार है, मारना अपराध। एक महिला ने पोस्टर पर लिखा, कातिल से बलात्कारित तक वही गंदगी। राष्ट्रपति जेरी ने रूढ़िवादी पूर्व न्यायाधीश एर्नेस्टो अल्वारेज को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिन्होंने कहा कि पेरू की जनजी लोकतंत्र पर हमला करने वाले गैंग। जेरी खुद भी विवादों में हैं, उनके खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। हालांकि यह मामला अगस्त में बंद कर दिया गया। वास्तव में जनजी का ये विरोध पिछले 1 महीने में 3 देश यानी पेरू, नेपाल और मेडागास्कर में राजनीतिक बदलाव का प्रतीक बन गया। पेरू में 20 सितंबर को ये आंदोलन युवाओं की बेहतर पेंशन और वेतन की मांग से शुरू हुआ था, लेकिन अब भ्रष्टाचार, अपराध और जवाबदेही की कमी पर केंद्रित है। पेंशन नियमों में बदलाव ने नाराजगी और बढ़ा दी है। अब पेरू के हर 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक को किसी न किसी पेंशन कंपनी या संस्था से जुड़ना अनिवार्य है। पहले यह विकल्प था, अब यह मजबूरी बन गई है। देश के 27% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के बीच है और यही जनजी इसी आंदोलन की रीढ़ है। युवाओं को नौकरी और सुरक्षा की कमी के कारण गुस्सा है और वे जबरन पेंशन योजना को अस्वीकार कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में युवा जापानी कॉमिक्स वन पीस के पात्र लूफी को प्रतीक मान रहे हैं। लियोनार्डो मियुसो ने कहा है कि लूफी भ्रष्ट और तानाशाही शासकों से जनता को आज़ाद कराता है। पेरू में भी वही स्थिति है, अब हम और खामोश नहीं रहेंगे। सैंटियागो जापाटा ने कहा है कि हमारी पीढ़ी अब खामोश नहीं बैठेगी। सरकार को जनता से डरना चाहिए, न कि जनता को सरकार से। वास्तव में आंदोलन पेरू में युवाओं की शक्ति और सत्ता के प्रति असंतोष का जीवंत उदाहरण है। भ्रष्टाचार, असुरक्षा और जबरन लागू की जा रही पेंशन नीतियों के खिलाफ यह आंदोलन पूरी तरीके से पूरी दुनिया में जनजी के रूप में एक अलग पहचान बना रहा है और देखा भी जा रहा है।